नमस्कार। आप सभी का फिर से एडविस्टा के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि फर्स्ट एड का कोर्स लॉन्च हो चुका है, सारा काम शुरू हो चुका है। चलो शुरुआत कर ही देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है सिलेबस में, क्या है, कहाँ से शुरुआत करें। पहला जो अपना शुरुआत वाला टॉपिक रहेगा वो रहेगा थर्मोडायनेमिक्स का बीएससी वाला पार्ट। ग्रेजुएशन लेवल थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या है, कोर्स एनालिसिस कर लेते हैं अपन। कोर्स में क्या क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में दो पोर्शन अपने पास हैं। कौन कौन से? एक तो रहेगा थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा कौन सा है? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में ये जो सिलेबस है अपने पास, इसको जो बीएससी में आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही हैं, कंप्लीट नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं जो बेसिक्स हैं, माइक्रो स्टेट्स है, मैक्रो स्टेट्स हैं, ये स्टेट वाला पार्ट है। शुरुआत वाले कुछ चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा सा हटा दिया गया, थोड़ा पार्ट। बाकी कंप्लीट उन्होंने कंप्लीट ले लिया है। कौन कौन सा है देखो। पहला केटीजी का ही पोर्शन आता है। एक तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के तीन पोर्शन है। कौन कौन से हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन एंड देयर इंटररिलेशंस। मैक्सवेल केटीजी का एक पार्ट है आपके पास। केटीजी आपने 11th-12th में पढ़ी है, 11th क्लास में पढ़ी है केटीजी। और उसमें अपने पास क्या रहता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप पढ़ते हैं, आरएमएस पढ़ते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबल पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी स्पीड पढ़ते हैं, सॉरी एवरेज स्पीड पढ़ते हैं। यहाँ मैक्सवेल के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो कौन सा है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कंसीडर किया गया है। और इसके सिमिलर एक टॉपिक और पढ़ते हैं अपन, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इसी का मैग्नीट्यूड फॉर्मेट है, ये अपन पढ़ेंगे। इसके बाद रहेगा ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, गैसों का ही पार्ट है, केटीजी का एक हिस्सा है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस। विस्कोसिटी गैसों में किस प्रकार से जनरेट होती है, और थर्मल कंडक्टिविटी किस प्रकार से काम करती है, और डिफ्यूजन किस प्रकार से होता है, और इन तीनों में आपस में क्या क्या संबंध है, इनकी बातें इसमें करेंगे अपन। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आ जाता है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो वेपर फेज कर्व और मैक्सवेल रिलेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट रहता है, जिसमें सिंपल रिलेशंस रहती हैं, फेज ट्रांजिशंस कैसे होती हैं और उनमें क्या क्या इंटर रिलेशन होते हैं, कौन कौन सी ट्रांजिशंस कब इक्विलिब्रियम में रहती हैं, क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशंस, जो भी ट्रांजिशंस होती हैं ट्रांजिशंस, उनमें किस कैटेगरी में इनको कंसिडर किया जाता है, कब ये काम में आती हैं, इनके बारे में सारा रिलेशंस हैं इनके, वो सारी अपन स्टडी करेंगे। फिर मैक्सवेल के जो रिलेशंस है, थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस, पॉपुलर जो 4 रिलेशंस हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं, और उनके एप्लीकेशंस क्या क्या है उस पार्ट पे अपन बात करेंगे। फिर रहेगा लो टेम्परेचर प्रोडक्शन, जो है थर्मोडायनेमिक्स का यही पार्ट है, एक पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का ही, लो टेम्परेचर वाले प्रोडक्शन वाला। इस यहाँ तक प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स, जिनमें मोस्ट पॉपुलर जो प्रोडक्शन लो टेम्परेचर वाला है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन है, जेटिक कोफिशिएंट, जो आप पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो उस वाला पार्ट है। उसके आइडल गैसेस के लिए और रियल गैसेस के लिए जूल थॉमसन जो कोफिशिएंट है वो अपन फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद रहेगा टेम्परेचर इन्वर्जन, कि कोई भी गैस है वो कब जूल थॉमसन इफेक्ट दिखाएगी, कब नहीं दिखाएगी, कब वो कूल होगी, कब नहीं होगी, तो वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन है, उसमें अपन पढ़ेंगे। उसके बाद रहेगा रीजनरेटिव कूलिंग, जो कूलिंग का ही पार्ट है, और बार बार इस जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को अपन रिपीट करके और किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं, उसका टेम्परेचर लो करते हैं, वो मेथड इसमें अपन पढ़ेंगे। कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, टेम्परेचर का जो जूल थॉमसन इफेक्ट है, रीजनरेटिव कूलिंग है, इससे कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो प्राप्त नहीं कर सकते अपन।
तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अपन को कम करना होता है, तो उस केस में फिर ये कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ये वाला पार्ट काम करता है। ये वाली जो टेक्निक है वो अपन काम में लेते हैं और इसे काफ़ी हद तक टेम्परेचर रिड्यूस किया जा सकता है। फिर हम लिक्विफाई कर ही लेते हैं चीज़ों को, तो उनका एक एग्जाम्पल अपने पास लिक्विड हीलियम के फॉर्मेट में रहेगा, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकेंड, और इसका जो असामान्य व्यवहार जिसके बारे में आप बात करते हैं उसकी अपन चर्चा करते हैं इसमें, और इसकी जो सुपर फ्लूइडिटी है कि लो टेम्परेचर पर इसका बिहेव कैसा रहेगा जब इसको अपन किसी पतली नली में से गुजारते हैं तो क्या स्थिति रहती है, सुपर फ्लूइडिटी कैसे शो करती है, और उसके बाद नेरन्स हीट थ्योरम ये अपन स्टडी करेंगे। ये तो इतना पार्ट तो रहेगा किसका, थर्मो का। ठीक है, अब अगला जो पार्ट आता है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जो यहां दिया गया आपको। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की अपन बात करें तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहती हैं, बेस उसी पे रहती है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का बेस वही है। लेकिन हम कहाँ यूज करते हैं इसको, क्यों यूज करते हैं, कहाँ हमारे काम की है, कहाँ नहीं है, इन सारी बातों के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सिंपल जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उनका जो मूल एजेंडा है वो ये कि थर्मोडायनेमिक जो रिलेशंस हैं ये अपने पास जो थर्मोडायनेमिक बिहेवियर है सिस्टम्स का, उन थर्मोडायनेमिक बिहेवियर्स को अपन अगर बहुत अच्छे से समझना चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं कि उनकी स्टैटिस्टिक्स की स्टडी कर लें पहले, फिर वो जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें और थर्मोडायनेमिक्स में इंटर रिलेशन फाइंड आउट कर लें, और उसके बाद में थर्मोडायनेमिक जो रिलेशंस हैं उनको अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं, या जो भी सिस्टम हमने लिया है जिसकी स्टैटिस्टिक्स अपन ने स्टडी करी है उस स्टैटिस्टिक्स के बेस पे हम उसकी थर्मोडायनेमिक जो कैलकुलेशंस हैं वो कर सकें, यानी अपन कह सकें उष्मा गति की विवेचना उसकी अपन आसानी से कर सकते हैं इसकी सहायता से। इसलिए हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जनरली बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं अपन इसकी सहायता से, इसलिए हमारे लिए स्टैटिस्टिकल पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इनमें आपके चिरी परिचित शब्द दिखेंगे आपको, फेज स्पेस, सिंपल स्पेस जिसकी आप बात करते हो एक्स वाई जेड, उसके अलावा अगर अपन उसमें मोमेंटम कंपोनेंट्स और ऐड कर दें या इन वेलोसिटी कंपोनेंट की बात करते हैं इन जनरल आप, तो स्पेस के साथ साथ अगर आप वेलोसिटी कंपोनेंट्स और ऐड करते हैं तो वो आपका फेज स्पेस कहलाता है। हिंदी में आप इसको आप कला निर्देश आकाश कहते हैं। फिर उनमें माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स किस प्रकार से किसी सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस किस तरीके से होगा, वो स्टडी करने के लिए दोनों स्टेट्स की अपन स्टडी करेंगे। फिर रहता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से जब अपन स्टैटिस्टिकल में जाते हैं तो स्टैटिस्टिकल करता क्या, बेसिक बहुत बड़ी संख्या में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके पास रहते हैं, डाटाज रहते हैं बड़ी संख्या में, तो ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है सारा सिस्टम। इसमें हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि इसका जस्ट यही आंसर है कोई भी पार्टिकल, क्योंकि गैस में अगर कोई सिस्टम अपन लें थर्मोडायनेमिक सिस्टम गैस के रूप में, तो उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि कौन सा पर्टिकुलर पार्टिकल कहाँ पे और उसकी प्रोबेबिलिटी उसकी वेलोसिटी ये होने की इतनी है क्या है, यही कह सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं कह सकते इसकी इतनी वेलोसिटी है ये यही रहेगा, ये नहीं कह सकते। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में होते हैं, इसलिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही सारा सिस्टम रहता है। अब बात ये आ जाती है कि हमने वहां प्रोबेबिलिटी तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन फिर हम करें क्या उस प्रोबेबिलिटी का, तो फिर बोल्ट्जमान का जो रिलेशन दिया गया है, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस रिलेशन रहा है, S = K ln ओमेगा, है ना। ये जो रिलेशन रहता है कोई बात नहीं, काम करना इसने गड़बड़ कर दिया अभी, कोई बात नहीं अपन बता देते हैं। हाँ, पॉपुलर रिलेशन आपने जो पढ़ा है कौन सा, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ये वाला रिलेशन। S = आपने नाम सुना होगा K ln ओमेगा,
ये जो क्वांटिटी है ये स्टैटिस्टिकल है, और ये जो एंट्रोपी है ये कौन सी है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। आपको एक ब्रिज मिल गया, किस किस के बीच मिल गया, स्टैटिस्टिकल और थर्मोडायनेमिक्स के बीच आपको एक ब्रिज मिल गया, और उस ब्रिज के थ्रू आप कहां काम कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पूरा जो सिस्टम है उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हो इजीली, और फिर उनके थ्रू आप कहां जा सकते हो, सामान बांध के थर्मोडायनेमिक्स में आ जाओ इस ब्रिज के थ्रू, और वहां आकर के थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी आपके पास एक आ गई, फिर मैक्सवेल्स के इंटररिलेशंस आपके पास हैं ही थर्मोडायनेमिकल, उनसे आप बाकी की सारी चीजें उस सिस्टम की स्टडी कर सकते हो आराम से। बहुत ही सिंपल तरीका हो जाता है अपने लिए। फिर सिस्टम्स जब अपन पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल में, तो पार्टिकल किस टाइप का है, गैस का किस टाइप की उनकी बिहेवियरिज्म है, वो अपन देखते हैं। तो उनमें बहुत आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और रेडिएशन फॉर्मूला आ जाता है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाता है। ये दोनों ही बॉस आइंस्टीन और फर्मी डिराक दोनों स्टैटिस्टिक्स अपन बेसिकली क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसने एक छोटा सा पार्ट है उसकी बात उसने नहीं करी, लेकिन अपन करेंगे उसमें। कौन सा रह गया, कौन से वाला, फर्मी डिराक आ गया, बॉस आइंस्टीन आ गया, कौन सा रह गया, एमबी रह गया, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, बिल्कुल एमबी रह गया, एमबी स्टैटिस्टिक्स है, वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा अपना सिलेबस रहेगा, और आप जुड़े रहेंगे इस साथ में, मेहनत भी करते रहेंगे। चलो देखते हैं क्या रहता है इसमें स्टैटिस्टिक्स में सारा का सारा। हाँ, ये अपने पास आ गया, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्या रहता है इसमें, वन बाय वन अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कि थर्मोडायनेमिक्स में पहला ही टॉपिक अपने पास आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बार सुना होगा इसके बारे में, बहुत सारी बातें भी आपने इसके बारे में पढ़ी हैं। क्या क्या है अपने पास इसके बारे में, देखो मोस्ट पॉपुलर जो वर्ड है वो तो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्ट एक्चुअल में तो आप जो पढ़ते हो जनरली, आपके जो रेगुलर लाइफ में काम ले रहे हो आप, बीएससी में जब पढ़ते हो तो वो कौन सा पढ़ते हो, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है ना, स्पीड में और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी का एक दूसरा वर्जन है, वेलोसिटी का ही स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरा वर्जन है। क्या रहता है इसमें, और बेस्ड किस पे रहता है देखते हैं। तो ये जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेसिकली किस पे बेस्ड है, मैक्सवेल ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए केटीजी डिफाइन करी, आपको ध्यान होगा, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। की बात करते हैं अपन। उसने कहा कि जब भी अपन कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेते हैं गैस से के रूप में, और वो लेना कौन सा है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, आइडियल गैस। कौन सी गैस होनी चाहिए, आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए उसने क्या किया मैक्सवेल ने, सिंपल कुछ पॉस्टुलेट्स डिफाइन किए कि जब भी आप कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम गैस के रूप में उठाएं, अज्यूम करें, आइडियल गैस के रूप में अज्यूम करें, तो आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए उस सिस्टम के बारे में कि भाई हाँ, इसकी क्या क्या कुछ कुछ विशेषताएं ये होती हैं इसमें, ये वाली होनी चाहिए, वो आपके पास में होनी चाहिए आपके जहन में। उसके बाद में अपन जब उसकी स्टडी करते हैं तो अपने लिए वो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, 11th क्लास में आप इसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को। चलो देखते हैं क्या रहता है केटीजी का, केटीजी के पोस्टुलेट्स अपन स्टडी करते हैं। क्या क्या दिए थे, वन बाय वन आपसे पूछ लेता हूँ मैं साथ साथ। पहला तो क्या था, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी गैस लेनी है, आइडियल गैस। जनरल इनिशियल जो पोस्टुलेट्स हैं वो किसके लिए दिए गए, आइडियल गैस के लिए दिए गए। कौन कौन से थे, पहला जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस के अणु, वो एक गैस के सभी क्या होते हैं, समान। किसके, एक गैस के अणु क्या होते हैं,
एक जैसे होते हैं सारे के सारे। फिर क्या होते हैं, टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। फिर क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं। और क्या होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं। जब भी आप अज्यूम करो कोई गैस, तो देखो कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कैसे कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत छोटे होते हैं। सब एक ही गैस के मॉलिक्यूल सारे के सारे सेम साइज के होते हैं और रिजिड होते हैं बिल्कुल। अब ऐसे नहीं कि फ्लफी नहीं कि आपने बस वो जो रबर वाली गेंद है उसकी तरह हाथ में लिया यूं पिचका के देख सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजिड होते हैं और इलास्टिक होते हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अपनी फॉर्म चेंज कर लें कॉलिजन के टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, बहुत इजीली आपने पढ़ लिया ये टॉपिक पहले, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, इसलिए अपन धीरे धीरे सारे की सारी एक बार रिवाइज करवा देते हैं, आपको रिकॉल करवा देते हैं। तो दूसरी चीज क्या है, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। किसी भी जो आप कंटेनर लेते हो उस कंटेनर में क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। और किधर किधर करते हैं, जैसे कंटेनर आपके पास इस टाइप का कोई कंटेनर है, ये कंटेनर आपने लिया है, इस कंटेनर में कोई भी गैस का मॉलिक्यूल सिंगल लोगे तो रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं जहां से मोड़ रहा है, यहाँ अपन ये अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल यहाँ किसी दूसरे पार्टिकल से टक्कर करता है, कॉलिजन करता है। और ये जो आपके पास बर्तन आपने या पात्र आपने जो ले रखा है, इस पात्र की दीवारों से भी क्या करता रहता है, टक्कर करता रहता है। ये अज्यूमशन भी अपन पढ़ेंगे। रैंडम मोशन करते रहते हैं किस डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। किधर, सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में। स्पीड क्या रहेगी, कहां, सैद्धांतिक रूप से आप कहते हो ना, सैद्धांतिक रूप से, सिद्धांत रूप से कहते हैं कि 0 टू इंफिनिटी, उनकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, 0 टू इंफिनिटी रहेगा। या यूं कहें कि सभी संभव वेगों से, पढ़ते हो ना, सभी संभव वेगों से, सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं, सभी संभव वेगों से गति करते हैं। ठीक है, सभी पॉसिबल जो डायरेक्शंस हैं उनमें करते रहते हैं। इस ड्यूरेशन में वो क्या करते रहते हैं, हाँ, क्या करते हैं, एक दूसरे अणु से भी टकराते रहते हैं, तथा पात्र की दीवारों से टक्कर करते रहते हैं। जनरली ये टक्कर कौन सी रहती है, इलास्टिक, ये बात ध्यान रखना। जनरली ये टक्कर कौन सी रहती है, इलास्टिक। एक दूसरे मॉलिक्यूल से टक्कर करते रहते हैं और साथ में किससे टक्कर करते हैं, पात्र की दीवार से। ठीक है, क्योंकि पात्र है उसकी दीवार फिक्स है अपने पास, मॉलिक्यूल तो रैंडम मोशन में है, टक्कर करके इधर उधर निकल लेते हैं। लेकिन जब पात्र की दीवार से टक्कर करते हैं, वहां एक बात ध्यान देने लायक है, क्या है, जैसे ही पात्र की दीवार से टक्कर करेंगे इनके मोमेंटम में चेंज आएगा। क्या आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा। तो पात्र की दीवार से टक्कर के कारण क्या आएगा, चेंज इन, हाँ, और चेंज इन मोमेंटम के कारण क्या होगा, फोर्स। पात्र की दीवार पर क्या लगाएंगे, फोर्स। और पर यूनिट एरिया फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर, दाब। समझ गए, कल कोई भी पात्र की दीवार, जैसे ये वाली पात्र की दीवार है, इस पे कोई पार्टिकल है, ये आपके पास दीवार है, इस पे जाके टकराएगा, मान लो यूं, इधर वेलोसिटी कंपोनेंट vx है इसका, इस डायरेक्शन में, और आप कह रहे हो इस डायरेक्शन में vx वेलोसिटी कंपोनेंट वापस भी तो आएगा टक्कर करके, तो उसकी वेलोसिटी अब इधर है, अब किधर होगी, इस तरफ vx। मोमेंटम में चेंज mvx माइनस माइनस mvx, कितना, ये मोमेंटम किसको ट्रांसफर होगा, इस वॉल को। और पर यूनिट एरिया क्या होगा, फिर फोर्स लगने वाला, प्रेशर क्रिएट करेगा। इसलिए जिस भी पात्र में हम किसी गैस को भरते हैं, आइडल गैस को, वो इस पात्र की दीवार पर क्या लगाती है, प्रेशर क्रिएट करती है। पूछा जाता है कई बार कि जो गैस है वो पात्र की दीवार पर दाब लगाती है, कारण क्या है, क्या है। पहला कारण आपसे कह दिया, क्योंकि गैस के अणु बहुत अधिक संख्या में है। दूसरा, क्योंकि गैस के अणु पात्र की दीवार से टक्कर करते हैं, इसलिए संवेग में परिवर्तन होता है। चौथा,
क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा एक जैसी नहीं रहती। पांचवा, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? क्योंकि वो क्या करते हैं, पात्र की दीवार से टक्कर करते हैं, उस टक्कर में मोमेंटम ट्रांसफर होता है और उसकी वजह से क्या रहता है, हाँ, प्रेशर क्रिएट होता है। अगली बात, जब आप कह रहे हो कि अगला पॉइंट, कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स टक्कर कर रहे हैं पात्र की दीवार में, तो क्या स्थिति रहती है उनमें, टक्कर के बीच क्या स्थिति रहती है? तो मान लो कोई मॉलिक्यूल यहाँ से चला, ये मॉलिक्यूल यहाँ से चला, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, फिर यहाँ से इधर निकले, यहाँ कोई मॉलिक्यूल था उससे टकरा गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो ये जो टक्कर इसमें यहाँ से यहाँ तक बिना कॉलिजन किए वो चलता रहता है, ये क्या कहलाती है इसकी? लैम्डा 1। इसको क्या कहते हो आप? मुक्त पथ। क्या कहते हैं? हाँ, मुक्त पथ। ये मुक्त पथ कहलाता है। ये भी मुक्त पथ है। सपोज लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा आई सिमिलर, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मुक्त पथ। यानी पात्र के भीतर जो भी आपने वेसल लिया उसके भीतर एक मॉलिक्यूल है, मान लो वो यहाँ से चला, किसी मॉलिक्यूल दूसरे से टकराया, फिर टकरा के आगे चला, किसी तीसरे से टकराया, ऐसे टकराता गया। तो इनके बीच जो चली गई डिस्टेंस है वो एक तो होगी क्या? स्ट्रेट लाइन। देखो कैसी लाइन है ये, यानी ये जो मुक्त पथ है वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और सारे डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे सेम हो, अलग अलग हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जरूर होगा। और इन सारे मुक्त पथों का अगर अपन एवरेज ले लें, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस प्लस, मान लो n कॉलिजन्स होती हैं, तो वो जो एवरेज वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? माध्य मुक्त पथ। क्या कहलाएगा? माध्य मुक्त पथ कहलाएगा। ठीक है। और खास बात यहां देखो, सपोज यहां से चल के यहां टक्कर की, उसने टो 1 टाइम लिया, यहां टो 2 लिया, यहां टो 3 लिया, यहां सपोज टो आई टाइम लिया, आई हुई टक्कर में, ये क्या कहलाता है उसका? मीन फ्री टाइम, सॉरी फ्री टाइम। ठीक है। जिस टाइम तक वो दो टक्करों के बीच फ्री रहता है वो उसका फ्री टाइम कहलाता है। और इन सभी का एवरेज कौन? टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 एंड सो ऑन। सपोज n कॉलिजन्स हो रही हैं तो क्या रहेगा? 2 बार मीन फ्री टाइम। माध्य मुक्त समय। ठीक है, कि मीन फ्री टाइम कहलाएगा आपके पास। एक बात और ध्यान देने लगा, मीन फ्री टाइम से पता चला, ये जो पार्टिकल, सॉरी ये जो अणु आपके पास है, यहां देखो, इस किसी डायरेक्शन से आया था इधर से, यहां एक दूसरा मॉलिक्यूल था, उससे टकराया और इधर निकल लिया। तो ये जो टाइम था, जितनी देर तक ये दूसरे पार्टिकल के इंपैक्ट में रहा, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? टाइम ऑफ इंपैक्ट। तो आई कह सकते हो आप इसको, IM, टाइम ऑफ इंपैक्ट। जितनी देर तक वो टक्कर की स्थिति में रहा वो इसकी तुलना में बहुत छोटा होता है। यानी टाइम ऑफ जो इंपैक्ट होता है वो लेस देन क्या होता है? मीन फ्री टाइम के, इससे बहुत कम होता है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये चूक हो जाती है, अपन दोनों को सेम ही समझ लेते हैं, किसको क्या समझे। ये बात ध्यान रखना कि जितनी देर तक वो उसके इन्फ्लुएंस में रहा, दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन टाइम उसका था, वो टाइम ऑफ इंपैक्ट कहलाता है। और वो इस फ्री टाइम की, मीन फ्री टाइम से क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है। अगली बात, पांचवा हो गया क्या? छठा, ये जो पार्टिकल होता है गैस का, या गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन गैस के पार्टिकल्स में खास बात क्या है? आइडियल गैस हमने चूंकि ली है, इसलिए मैक्सवेल कहता है कि आइडियल गैस जो होती है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, उसको आप क्या कहते हो? अंतराण्विक बल। वो कितना होता है? शून्य होता है, 0 होता है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो क्या होता है? 0। मैक्सवेल कहता है कि इन जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरेक्शन है वो क्या रहती है? बिल्कुल 0 रहती है। कारण, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पर केवल टक्कर करके निकल जाते हैं, एक दूसरे से किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं करते। और इसी के बेस पे आप ये कहते हो कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। अगर इंटर एटॉमिक फोर्स या उनकी जो इंटरेक्शन है वो अगर 0 है आइडियल गैस की, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स क्या लगेगा? नहीं लगेगा कोई फोर्स। इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? 0। इसलिए गैस के अणुओं की जो कुल ऊर्जा होती है
कुल ऊर्जा वो किसके बराबर होती है? कुल गतिज ऊर्जा के, कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, यानी गैस की जब भी अपन किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं आइडल गैस की कंसिडरेशन में, तो हम ये मान के चलते हैं कि गैस की जो टोटल एनर्जी है वो केवल और केवल उसकी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो जीरो है। ठीक है, हाँ इसमें एक थोड़ा सा चेंज आएगा। कब? जब आप आइडल गैस की जगह किस पे जाओगे? रियल गैस पे जाओगे। ठीक, तब इसमें थोड़ा चेंज। और एक एक और पोस्टुलेट है, उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। कौन सा? वो पोस्टुलेट है कि गैस के अणुओं का आयतन यानी गैस के मॉलिक्यूल्स खुद जितना वॉल्यूम घेरते हैं या एक्वायर करते हैं, वो आयतन गैस के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। मान लो ये पात्र आपने लिया, कोई वेसल लिया इस टाइप का, उसमें आपने गैस भर रखी है, बहुत अधिक संख्या में मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखें आप कि जो भी थर्मोडायनेमिक आइडल गैस का कोई सिस्टम आप कंसीडर करते हो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तो ये जो गैस का मॉलिक्यूल खुद जितना वॉल्यूम कवर करता है, और इन सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर के जितना वॉल्यूम कवर होता है, वो इस पूरी गैस ने जो आयतन एक्वायर कर रखा है किसमें? पात्र में, उसकी तुलना में क्या रहता है? नेग्लिजिबल रहता है। हालांकि दोनों ही जो पॉस्टुलेट है, इनमें करेक्शन किया था किसने? वान डर वाल ने। किसके लिए? रियल गैसेस के लिए, है ना। उसने कहा था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर अपन बहुत कम टेम्परेचर करें और प्रेशर बहुत ज़्यादा दें, प्रेशर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत कम, तो इनकी जो स्थिति है वो कम होगी प्रेशर डालने से, और बहुत कम वॉल्यूम में ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, बहुत पास पास आएंगे। और जब ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आएंगे तो वो कहता है कि इनके बीच जो ये फोर्स आप जीरो बता रहे थे ना, वो नहीं होगा। अब वे एक दूसरे पे क्या करने लग जाएंगे? फोर्सेज अप्लाई करना लग जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस उनके बीच होंगे। तो फिर वो करेक्ट करता है। फोर्सेज अगर होंगे तो जो मॉलिक्यूल अब जब दीवार से टकराएगा तो पहले जितना इंपैक्ट नहीं रहेगा, इसलिए अब जो रिजल्टेंट प्रेशर रहेगा वो अलग रहेगा। पहले वाला प्रेशर अलग था, उसमें वो करेक्शन करता है, वो प्रेशर की करेक्शन टर्म आती है। दूसरी वो कहता है कि इस कंडीशन में, कब? ये कंडीशन कौन सी ली आपने? लो प्रेशर, सॉरी लो टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर, ऐसा होता है तभी फिनोमेना चेंज होता है। अदरवाइज अगर आप कहते हो आइडल गैस वाले केस में कि प्रेशर क्या रहता है? लो होता है, और टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, उस केस में ये अंतराणिक बल क्या रहते हैं? जीरो रहते हैं। और जस्ट जो गैस होती है किसकी तरह बिहेव करती है? आइडल गैस की तरह बिहेव करती है। इन दोनों में करेक्शन भी आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, और उसमें फिर आप नया अवस्था समीकरण देते हो जिसको आप वांडरवाल्स गैस इक्वेशन कहते हो, वो सारा वहां का सारा मैटर है। अभी अपन चलते हैं कि गैस की कुल गतिज ऊर्जा उसकी बात करें तो क्या स्थिति रहती है? पोस्टुलेट क्या कहता है कि गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है गैस के अणुओं की, कुल गतिज ऊर्जा, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? ताप पे। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? टेम्परेचर की। ये बात जरूर ध्यान रखना कि गैस के अणुओं की जो कुल गतिज ऊर्जा है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? उसके ताप के। ई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैस का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? उसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगली बात क्या कहता है कि अगर, जैसे क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लूं मैं, मान लो एक क्वेश्चन है कि अगर कोई आदर्श गैस आपके पास किसी पात्र में भरी हुई है ना, किसी पात्र में आदर्श गैस भरी हुई है, तो परम शून्य ताप पर क्या स्थिति होगी? गैस का दाब दुगना हो जाएगा। दूसरा, गैस के अणुओं की गति रुक जाएगी।
तीसरा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? क्या होता है? परम शून्य ताप जो प्रैक्टिकली अनअटेनेबल है, अप्राप्य है प्रायोगिक तौर पर, तो सैद्धांतिक रूप से अपन बात करते हैं तो परम शून्य ताप बिल्कुल 0 केल्विन की अपन बात कर रहे हैं। क्या होगा? क्योंकि आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल? हाँ, डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। परम शून्य ताप पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, ई काइनेटिक एनर्जी। ई 0 होने का मतलब क्या हुआ? गैस के अणुओं की गति रुक जाएगी। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल से पोस्टुलेट थे। एक छोटी सी बात अपन और भी कहें, इसी में ऐड कर दें। 9वां पोस्टुलेट छोटा सा है कि जो गैसें होती हैं वो किसका पालन करती हैं? न्यूटन की गति के नियमों का पालन करती हैं। और जनरल कंडीशन में अगर कोई अपन छोटा सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं गैस का, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या रहेगा? नेग्लिजिबल रहेगा कम टाइम के लिए। और छोटा अगर अपन को सिस्टम ले रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या रहेगा? 0 रहेगा, सॉरी नेग्लिजिबल रहेगा, 0 नहीं, नेग्लिजिबल रहेगा। ये सिंपल पोस्टुलेट थे किसके? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। इनके बाद में मैक्सवेल ने कहा कि अगर अपन कोई सिस्टम लें, कोई गैसीय सिस्टम लें और उसकी स्टडी करें, तो आपके जहन में ये सारी बातें एग्जैक्ट आ जानी चाहिए उस सिस्टम के लिए कि ये इतनी बातें इसमें होगी। जैसे अपन किसी आदमी से मिलते हैं ना कि फलाने आदमी से आज मैं मिला, है ना, तो कोई आदमी कहता है भाई तुम मिल लियो जो तो ठीक है, लेकिन बातों को ध्यान रख जाए, है ना, बोयान को है, बोयान को है, बोयान को है, चाहे वो अच्छी बताए चाहे थोड़ी गड़बड़ बताए उसके बारे में, लेकिन बताता है ना। तो वो सिस्टम में ये रहता है कि जब भी आप कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्वायर करते हो गैसेस के रूप में, तो मैक्सवेल कहता है कि आपके जहन में ये बातें होनी चाहिए कि ये इसके बारे में ये चीजें होंगी और ये ऐसा करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी कहता है मैक्सवेल कि ग्रेविटेशन फील्ड के साथ साथ कि कोई भी छोटा सिस्टम जब भी आप एक्वायर कर रहे हो किसी थर्मोडायनेमिक गैस का, तो वो कहता है कि उसमें जो नंबर डेंसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो उस जितना भी आपने सिस्टम लिया, निकाय लिया है, उसके हर पार्ट में, जैसे कोई बॉक्स में भर रखी है तो बॉक्स के हर पार्ट में मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी रहती है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, वो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट में ज्यादा है एक में कम होगी, ठीक है। जनरल कंडीशन में छोटा अगर आपके पास सिस्टम है तो उसमें ये रहेगी। अब मैक्सवेल कहता है कि चलो इसी बात पे अपन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। किसका? मैक्सवेल का। नाम तो लिखो, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैक्सवेल कहता है कि हम जब भी कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेते हैं तो उसके बारे में, थर्मोडायनेमिक्स में तो अपने बहुत सारी बातें पढ़ ली, और देखते हैं कि प्रेशर कितना आ गया गैस का टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, उसकी एंट्रोपी क्या है, ये सारी की सारी बातें अपन कर लेते हैं। और ये बेसिकली क्या है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी सिस्टम की स्टडी है, ठीक है, बड़े पैमाने पे। मैक्सवेल कहता है कि छोटे पैमाने पे अगर जाके देखें, माइक्रो लेवल पे अपन जाके देखें तो क्या करती है गैस, वो देखें, तो फिर उसको किसका सहारा लेना पड़ता है? स्टैटिस्टिक्स का। जैसे ही आप किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में माइक्रो लेवल पे जाते हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, वहां इजी है इसकी स्टडी करना, इसलिए। तो मैक्सवेल ने भी यही किया। तो मैक्सवेल कहता है कि हम उसके पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी अपन देख लें, क्या है, किस टाइप का उनका वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा कण किस किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, किस किस डायरेक्शन में कैसा कैसा उसका मूवमेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन अपन देख लेते हैं। क्योंकि ये तो है नहीं कि सभी मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी हो सेम ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैक्सवेल कहता है कि मैं इस लेवल पे जाके देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो किसी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कब, जब वो स्टेबल कंडीशन में होती है तो वो कैसा है। उसके लिए फर्स्ट अजम्पशन वो लेके चलता ही है, बाकी सारे अजम्पशन तो हैं, उनके अतिरिक्त वो कहता है कि ये जो गैसेस होती हैं इनमें एक चीज जरूर हो सकती है कि मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी रेंज है, किसी पर्टिकुलर रेंज की अपन बात करें, उस पर्टिकुलर रेंज में हमारे पास जो वेलोसिटीज रखने वाले हैं उस रेंज में उन पार्टिकल्स की जो संख्या है वो बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए।
कौन से अजम्पशन है ये वाले? एडिशनल अजम्पशन, जो डेराइव करने के लिए उसको काम में लेने होते हैं। कि कोई भी गैस है उसमें मान लो मैं ये कह दूं कि जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है, वहां से लेकर के 8 मीटर पर सेकेंड, तो कहता है कि इस रेंज में कौन सी कितनी रेंज आई, यहां से यहां तक की जो रेंज है, इस रेंज में जो नंबर डेंसिटी है वो क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए पर्टिकुलर रेंज में। तो कहता है कि इस रेंज में जो नंबर डेंसिटी है वो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। एक पोस्टुलेट ये रहता है। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि ये जो गैस अपने पास अपन ले रहे हैं, इस गैस में प्रेशर ग्रेडियंट नहीं रहता। क्या नहीं रहता है? प्रेशर ग्रेडियंट नहीं रहता है। वो कहता है कि इसमें ऐसा नहीं होता। सिंपल अपन कोई सिस्टम चूज करें तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाएं तो गैस में प्रेशर चेंज होता जा रहा है ना। तो मास एक्शन नहीं होती एक्चुअल में, इसमें पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल मान के चलते हैं। अगली बात वो ये कहता है कि ये एक और अजम्पशन, एडिशनल अजम्पशन, कि जब भी अपन कोई गैस के इस मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट जो आपके पास एनर्जी रेंज है उसकी बात करें, यानी प्रोबेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी। क्यों? देखो 2-3 बातें वो बिल्कुल आपके जहन में और डालता है कि हम किस में बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में आते ही किस में आ जाओगे आप? डायरेक्टली फेज स्पेस में। बिल्कुल वो फेज स्पेस की बात करता है, लेकिन वो क्या करता है इस फेज स्पेस में भी? क्या करता है? वॉल्यूम स्पेस की बात करता है, सॉरी वेलोसिटी स्पेस की। ये बिल्कुल ध्यान रखना, थोड़ा और इजी करता है इसको। फेज स्पेस में भी पढ़ सकते हो, बहुत इजी वे में आएगा, लेकिन आपने चूंकि फेज तो क्या कर दिया, फेज स्पेस में जो सिंपल एक्स वाई जेड वाला जो था स्पेशल पार्ट था उसको तो आपने एक पात्र लेकर के और उसको फिक्स करके वॉल्यूम फिक्स करके और आपने उसको तो कांस्टेंट कर दिया एक तरह से। बचा क्या? वेलोसिटी स्पेस। और उसको इंटरेस्ट भी इसी में है मैक्सवेल को कि वेलोसिटी स्पेस में अपन देखें कि मॉलिक्यूल्स की क्या क्या वेलोसिटीज रहती हैं, इसी की अपन बात करें। तो कहता है कि किसी पर्टिकुलर रेंज में, सपोज किसी पर्टिकुलर रेंज में वी से कहां तक? वी प्लस डी, इस रेंज की अपन बात करें तो किसी पर्टिकुलर रेंज में हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हो सकते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है। और ये जैसे ही अपन इसमें स्टैटिस्टिक्स में आ गए तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन देखे ना वो क्या बताए, किस रूप में देखोगे आप? प्रायिकता के रूप में, प्रोबेबिलिटी की फॉर्मेट में। जब भी इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी किस में होगी? प्रोबेबिलिटी की फॉर्मेट में होगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ी संख्या में, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि इस मॉलिक्यूल का इतना ही वेग होगा। हाँ, एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं और उस रेंज में भी क्या बता सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इस रेंज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर अपन कहें कि इस रेंज में सपोज अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स dn है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने जो लिया है कंटेनर उसमें कैपिटल N है, तो ये क्या बताता है? एक तरह से प्रोबेबिलिटी बताता है। क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है। और कहता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक फंक्शन होगा जो ये जो आपके पास वेलोसिटी है इसका फंक्शन होगा, और वो जो रेंज आपके पास है जिस रेंज में आप देख रहे हो इनके इक्वल होगा। एक सिंपल बेसिक जो फिनोमेना था उसने लिया। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि एक रेंज में होगा और क्या होगा? सिंपल v का फंक्शन होगा और किसके इक्वल? इनटू जो वेलोसिटी रेंज आप ले रहे हो उसके इक्वल रहेगा अपने पास। ठीक है, ये प्रोबेबिलिस्टिक जो फॉर्मेट था उसका एक बेसिक आइडिया उसने दिया, एक अजम्पशन लेकर कि आप इस तरीके से मान सकते हो। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि चलो ऐसे हमने मान ही लिया, मैक्सवेल के सारे पोस्टुलेट देख लिए, तो अपन डेराइव भी करते हैं क्या रहता है। तो मैक्सवेल कहता है कि मान लो कोई कंटेनर आपके पास है, इस टाइप का कोई कंटेनर आपने ले लिया, ठीक है, या आर्बिट्ररी ले सकते हो आप, कोई भी कंटेनर आर्बिट्ररी। मान लो मेरे पास इस टाइप का कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं, कंप्लीटली मॉलिक्यूल्स इसमें हैं। हाँ, अब स्टडी किस में करनी है? वेलोसिटी स्पेस में, ये बिल्कुल ध्यान रखें। तो मैं क्या करता हूं, इसमें 3 वेलोसिटी एक्सिस ले लेता हूं, सपोज vx, vy और कौन सी? vz। जैसे अपन वेलोसिटी स्पेस की बात करते हैं तो आपके पास क्या स्थिति बन जाती है? ध्यान देना, इस वेलोसिटी स्पेस में कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट भी आप अगर लोगे तो वो वेग बिंदु कहलाता है, वेलोसिटी पॉइंट कहलाता है, और वो पर्टिकुलर किसी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके 3 आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, vx, vy और vz, और वो तीनों कोऑर्डिनेट क्या बताएंगे? मिलकर के आपको एक वेलोसिटी की वैल्यू देंगे आपको। ठीक है, सिंपल सी। वो कहता है कि हम इंटरेस्टेड किस में हैं? यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ले लें वेलोसिटी स्पेस में,
यहाँ सपोज यहाँ एक वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास है v, और ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी dvx सॉरी, ये कितनी dvy, और ये कितनी dvz। ये सिंपल सी बात करते हैं। और ये जो एलिमेंट है आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी dvx dvy और इंटू dvz। इसमें वेलोसिटी स्पेस में रहेगी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे बात कर रहे हो। वेलोसिटी क्या रहेगी v i कैप vx प्लस j कैप vy प्लस k कैप vz। सिस्टम आपने जो लिया है कंटेनर जिसमें भी आपने भरा है, उसमें वो कहता है कि नंबर डेंसिटी रो क्या रहनी चाहिए कांस्टेंट। ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए, नंबर डेंसिटी क्या रहनी चाहिए, हाँ कांस्टेंट रहनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो मैक्सवेल कहता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, सपोज एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये देखना है कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में अपने पास किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के वेलोसिटीज का। तो मैक्सवेल कहता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहते हैं कि सपोज कोई एक पर्टिकुलर एक्स ले और उसकी तरफ बात करें तो वी एक्स वाली बात करें, तो मान लो वी एक्स से कहां तक वी एक्स प्लस डी वी एक्स, एक रेंज ले ली हमने कंपोनेंट फॉर्म में। कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। इस एक्स कंपोनेंट की फॉर्मेट में अपन कहें तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सपोज पी एक्स, मैक्सवेल कहता है अजम्पशन जो अपन ने माना था डी एन वी एक्स, ये क्या बताता है उन पार्टिकल्स की संख्या जो किस रेंज में है, इस रेंज में है, ठीक है, हम उन्हीं में इंटरेस्टेड हैं। तो क्या डी एन वी एक्स अपॉन एन क्या देगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ वी एक्स डी वी एक्स, ये सिंपल रहेगा आपके पास, ठीक है। अब कह रहा है कि हम ये भी बता सकते हैं इससे कि ये जो रेंज रहेगी अपने पास कौन सी, ये वाली रेंज, इस रेंज में अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो सकते हैं। तो वो कहता है कि एन एफ वी एक्स डी वी एक्स, याद रखना, ठीक है। तो जो चीजें अपन लिख रहे हैं इनकी मीनिंग्स अपन को पता हो तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी हो जाता है। क्या बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रेंज कौन सा, वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स, इस रेंज में। ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी of molecules having velocity component range from Vx to Vx plus dVx। सिंपल, ये भी मॉलिक्यूल्स किसकी रेंज, वेलोसिटी कंपोनेंट की रेंज, ये बिल्कुल ध्यान रखें आप। तो ये क्या देता है आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एन से मल्टीप्लाई करते क्या दे देता है आपको, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस रेंज में, एक पर्टिकुलर रेंज हमने चुनी है उसमें, ठीक है। सिमिलरली आप कह सकते हो कि यही चीज किसके लिए, जो वेलोसिटी कंपोनेंट वी से कहां तक रखें, वी प्लस डी वी वाई, उनके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डी एन वी वाई कितना, एन एफ वी वाई डी वी वाई, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, पी वाई कितना, डी एन वी वाई अपॉन एन कितना, एफ वी वाई डी वी वाई। जहां आपको ऐसा लिखा मिले एफ वी वाई डी वी वाई, इसका मतलब क्या है, हाँ वो प्रोबेबिलिटी जिसमें मॉलिक्यूल्स अपना वेलोसिटी कंपोनेंट कहां से कहां तक रखते हैं, वी वाई से वी वाई प्लस डी वी वाई रेंज तक रखते हैं। और सिमिलरली कहां से कहां तक, अगर कंपोनेंट की वैल्यू कहां से कहां तक, वीजेड से वीजेड प्लस डीवीजेड में, वेलोसिटी का अगर जेड एक्सिस पे देखें तो वीजेड से वीजेड प्लस डीवीजेड के बीच रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, एन एफ वीजेड डीवीजेड। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
डी एन वी जेड अपॉन एन एफ वी जेड डी वी जेड। ठीक है, मैक्सवेल कहता है कि ये जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं कौन से, वी एक्स वी वाई और वी जेड, देखो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। वी एक्स परपेंडिकुलर, वी वाई परपेंडिकुलर, वी जेड, और साथ ही क्या है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हैं। इसलिए अपन इनको कंपाइल करें और कंप्लीट ये देखें कि सपोज कोई वेलोसिटी रेंज अपने पास v से कहां तक हो, v प्लस dv हो, उस रेंज में जब प्रोबेबिलिटी की बात आए, किसकी बात आए, प्रोबेबिलिटी की बात आए, तो वो कहता है कि उस कंडीशन में इस रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कितने होंगे, d क्यूब n वी एक्स वी वाई वी जेड, कितने होंगे फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। और कहता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उस केस में, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी होगी एफ वी एक्स। हाँ, एक खास बात अपन यहां से छोटी सी बात लिखा किसके बेस पे, सारे के सारे परपेंडिकुलर और एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो जो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी होगी क्या, पी, वो क्या होगी, पी जेड। किस फॉर्मेट में रहेगी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी तीनों की, किस रेंज के लिए, वी एक्स से वी एक्स प्लस डी वी एक्स, और वी वाई से वी वाई प्लस डी वी वाई, और वी जेड से वी जेड प्लस डी वी जेड, या हम कंबाइंड फॉर्मेट में कहें कहां से कहां तक, वी एक्स से कहां तक, हाँ ये सिंपल सी कहानी अपने पास, ठीक है, v प्लस डी वी जेड तक। तो ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड और डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ठीक है, ये इक्वेशन आपको क्या देगा कि वो प्रोबेबिलिटी जो मॉलिक्यूल्स के लिए कहां से कहां तक पाई जाने की, वेलोसिटी कहां से कहां तक, v से v प्लस dv, इस रेंज में। ठीक है, कोई दिक्कत, ये जो एलिमेंट था ये वॉल्यूम एलिमेंट, कौन से वाला, जो अभी अपन ने बात करी ये वाला, ये वॉल्यूम एलिमेंट, बेसिकली इस वॉल्यूम एलिमेंट में पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अभी अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, ये वाला वॉल्यूम एलिमेंट, इस वॉल्यूम एलिमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वेलोसिटी रखने की, उसकी अपन बात कर रहे हैं, इसी में अपन इंटरेस्टेड है। ठीक है, कहां से कहां तक, यहां से v से vx से vx प्लस dvx, vy से vy प्लस dvy, और vz से vz प्लस dvz तक। अच्छा, dvz तक, इस वॉल्यूम एलिमेंट में अपन इंटरेस्टेड है कि इस वॉल्यूम एलिमेंट में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी पार्टिकल के रेंज रखने की, वेलोसिटी रखने की, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ठीक है, इसमें अपन इंटरेस्टेड हैं। साथ ही क्या कहता है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाएं, और या इसमें अपन कहें कि इस इंटरवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जेड, ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स वो जो वेलोसिटीज एलिमेंट अपन ने लिया है, वी एक्स से वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई से वी वाई डी वाई और डी वी वाई, और वी जेड से वी जेड प्लस डी वी जेड वाला, उस स्पेस में जो लिया आपने, कौन सा वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, उस वॉल्यूम एलिमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या। ठीक है, और इनको जब आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देते हो तो जो डेंसिटी आती है वो क्या रहती है, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास आ गए, क्या आ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास आ गए, कौन से, डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जेड, और इनको मैं अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, कौन सा, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, ये जो आपके पास आती है ये डेंसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। मैक्सवेल कहता है कि ये जो नंबर डेंसिटी है वेलोसिटी स्पेस में ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, जो हमने शुरू में बात करी थी। ठीक है, ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, और जो कंबाइंड आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो एक्स वाई और जेड के परपेंडिकुलर और एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होने के कारण क्या होनी चाहिए, सबका मल्टीपल होनी चाहिए।
ये सिंपल अपन फाइंड आउट कर सकते हैं और आराम से बता भी सकते हैं। इस पे क्वेश्चन भी जनरली आपसे पूछा जाता है कि नंबर डेंसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, मैक्सवेल कहता है कि ये इतनी बात जब आपके पास हो गई, ठीक है, वेलोसिटी क्या ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड। तो मॉड स्क्वायर क्या रहेगा इसका, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इनके लिए कहता है कि इनका जब अपन फाइंड आउट करें डिस्ट्रीब्यूशन तो एक जनरल फॉर्मूला अपने पास आता है, कौन सा, डी एन वी एक्स एन एफ वी डी वी एक्स कंपोनेंट के लिए क्या आता है, एन एम अपॉन 2 पाई के टी ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी वी एक्स। क्या बताता है आपको, ये अभी तो बात करी थी कि भाई ये किसको बताता है, ऑन मॉलिक्यूल्स की संख्या बताता है जो किसमें है, हाँ वेलोसिटी का कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की बात हो रही है अभी, वेलोसिटी का कंपोनेंट कहां से कहां तक रखते हैं, Vx से Vx प्लस dVy। अगर यहां Vy लेता तो Vy से Vy प्लस यहां क्या आता FVy dVy और यहां Vy स्क्वायर dVy, Z होता तो Z होता। और कंबाइंड अगर आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, कंबाइंड, तो क्या स्थिति रहेगी, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां से, V से V प्लस dV रेंज में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या रहेंगे, d क्यूब n Vx Vy Vz n m अपॉन 2 पाई के टी 3/2 e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी। वी स्क्वायर का आप ऐसा लिख सकते हो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, ये जनरल रिलेशन आपके पास रहता है मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या बताता है, नंबर ऑफ molecules having velocity components ranging from कहां से कहां तक, Vx to Vx plus dVx, Vy to Vy plus dVy and Vz to dVz। कंपोनेंट कहां होने चाहिए, या यूं कहें कि अपने पास जो वेग स्पेस था उस वेग स्पेस में, इस वेग स्पेस में, इस आपके पास जो वॉल्यूम एलिमेंट दिख रहा है इसके भीतर कहीं भी हो, इस वॉल्यूम एलिमेंट के भीतर कहीं भी हो, उनकी नंबर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये उनकी नंबर बताता है, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो उस वॉल्यूम एलिमेंट में अपने पास, किस स्पेस में, वेलोसिटी स्पेस में, उनके नंबर बताता है। ठीक है, पर्टिकुलर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी और खास बात, ये तो नंबर आपके पास आ गई, इस एलिमेंट में नंबर है। वो कहता है कि प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्मेट क्या होगा इसका, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या रहेगा, P, जिसको आप क्या कह सकते हो, Px Py Pz, क्या रहेगा बताओ, n से डिवाइड कर दो, ये तो होगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने, d क्यूब n Vx Vy Vz डिवाइड बाई n, क्या रह गया, m अपॉन 2 पाई के टी 3/2 पावर माइनस m Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर अपॉन 2 के टी dVx dVy dVz। इसको आप सिंपल v स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर भी लिख सकते हो कंबाइंड फॉर्मेट में, इस पे डिपेंड, ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्मेट है। क्या बताता है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी Vx से Vx प्लस dVx, Vy से Vy प्लस और Vz से Vz प्लस dVz,
इस पर्टिकुलर एरिया में जो वेलोसिटी रहेगी पेज वॉल्यूम स्पेस में, उनकी प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसको अपन प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्मेट कहते हैं। किसका? हाँ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन आता है कि ये डेराइव कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या किया क्या नहीं किया मैक्सवेल ने, इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है फर्स्ट ग्रेड में। जनरली जो क्वेश्चन आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से, वो डायरेक्ट आपके पास इसके बाद पोस्टुलेट्स और उसने क्या क्या जम्पशंस किए थे एडिशनल, वो प्लस उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन और इसके जो आगे के पार्ट्स अपन पढ़ते जाएंगे उन पे आता है। तो ये 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है Vx, Vy और Vz के लिए प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्मेट में। हाँ, इसको जब आप लिखोगे FVy की फॉर्मेट में तो वो कैसे लिखोगे? ये क्या है? FVx, FVy, FVz, DVx, DVy, DVz। अगर इसको आप इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो P इक्वल टू ये है। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तीनों के मल्टीपल के इक्वल होगी। ठीक है, अब अगर यहां से आपका मन नहीं रुके तो मैक्सवेल कहता है कि कोई बात नहीं, आप किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के फॉर्मेट में भी जा सकते हो। आप ये भी देख सकते हो किसी पर्टिकुलर रेंज में और मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी तक ही आ गए, आप कहते हैं ना यहां तक तो आ ही गए, थोड़ा सा और चल लेते हैं, ऐसा कहते हैं ना, और देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये चाहते हो कि हम किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में, वेलोसिटी स्पेस में अलग अलग डायरेक्शंस में हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। चलो देख लेते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। तो मैक्सवेल कहता है कि कोई पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी की कंपोनेंट्स एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर्मेट देखते हैं किसका? एमबी डिस्ट्रीब्यूशन का, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कई बार एमबी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। हालांकि पहले मैक्सवेल ने डेराइव किया था, उसके कुछ सालों बाद बोल्ट्जमान ने भी स्टैटिस्टिक्स के प्रॉपर जो चैनल है उसके थ्रू इसको डेराइव किया, रिजल्ट्स वही आए, इसलिए वो पॉपुलर मैक्सवेल के नाम से हो गया। इन जनरल मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहा जाता है। वेलोसिटी कंपोनेंट के फॉर्मेट में देखें तो मान लो पहला अपने पास है, हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट Vx और Vx प्लस dVx मान लो पता है, और इसी में हम देखना चाहते हैं कि केवल हम x डायरेक्शन में बात करेंगे, बाकी के हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी में पार्टिकल चाहे कहाँ जाए हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल और केवल इसी में पता चाहिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी उनकी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इस फॉर्मेट में? FVx dVx इक्वल टू कितना? m अपॉन 2 पाई KT पावर हाफ e की पावर माइनस mx स्क्वायर अपॉन 2 KT। ये तो आपके पास यहां से आ गया, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया आपको कि सर हमारे पास अगर 3D डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करें, उसका भी तरीका है। क्या तरीका है? इसी रेंज के लिए आप इंटरेस्टेड हो, हम आपके लिए Vy और Vz क्या हो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो इसमें इंटरेस्ट है Vx Vx प्लस dVx में, Vy में चाहे वो कितनी भी रेंज रखे, चाहे 0 से इन्फिनिट जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं लेना देना ही है आपको तो हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं, FVx dVx ये चाहिए ना आपको। चलो तो उस केस में हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर दो। आपको प्रोबेबिलिटी कौन सी चाहिए? Px वाली चाहिए, तो आप इंटीग्रेशन कर दो बाकी का, किसका? y वाले और z वाले का कर दो। तो आपके पास बचा क्या? m अपॉन 2 पाई KT, फंक्शन आपके पास 3/2 में है, e की पावर माइनस m Vx स्क्वायर अपॉन 2 KT आपके पास बच जाएगा। dVx को आपको लेना ही है क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में रखना है। हाँ, बाकी में आप चाहे कहीं भी जाओ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्या e की पावर माइनस m Vy स्क्वायर अपॉन 2 KT dVy, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस m Vz स्क्वायर अपॉन 2 KT dVz। y और z में आपसे कोई लेना देना नहीं, तो कोई बात नहीं, पार्टिकल कहीं जाए माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक कितना भी वेलोसिटी रेंज रखे, क्योंकि हम वेलोसिटी स्पेस में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं? तो लिमिट क्या होगी ये हमेशा याद रखना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये याद रखना आप हमेशा। अगर स्पीड में होते तो क्या होते? हाँ, 0 से इन्फिनिटी होते। ये जो आपके पास इंटीग्रेशंस है, अगर आपके पास इवन फंक्शन है जो कि आपके पास दिया गया है,
इवन फंक्शन अगर रहता है तो उस कंडीशन में क्या रहता है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, कितना 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पता है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या लेते हो, गामा फंक्शन के रूप में n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू अल्फा की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, यूज करें, करो, कितना आता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, दोनों की सेपरेट सेपरेट कितनी आती है बताओ जरा। कितनी आई, डी वी एक्स इक्वल टू एम अपॉन स्मॉल एम है ये भी ध्यान रखना, 2 पाई के टी 3/2 कहाँ से कहाँ तक की पावर, सॉरी माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी वी एक्स, कितना आया रूट 2 पाई के टी बाई एम, और उसका दूसरे वाले का भी 2 पाई के टी बाई एम। दो पावर कैंसिल, क्या बच गया एफ वी एक्स डी वी एक्स, कितना एम अपॉन 2 पाई के टी पावर हाफ माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 के टी डी वी एक्स। ये आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कि कोई भी मॉलिक्यूल है गैस का, उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट की वैल्यू एक्स से वी एक्स प्लस डी वी एक्स के बीच हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी आपके पास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं डीएन से। ठीक है, ये मैक्सवेल का जो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है, बंटन नियम जिसको आप कह सकते हो, वेग वितरण जिसको आप कह सकते हो। ये घटक के लिए वेग वितरण, पहले वाला जो देखा आपने था प्रोबेबिलिटी तीनों डायरेक्शन की एक साथ ली थी, वो कौन सा था, सिंपल वेग बंटन नियम कहलाता है। कौन से वाला, ये वाला जो अभी आपके पास था, ये होता है, ये क्या कहलाता है, मैक्सवेल का वेग बंटन नियम। बंटन का मतलब बांटना, वितरण नियम, ठीक है ना, वेग वितरण नियम कहलाता है। और पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए आपको देखना है तो ये आपके पास बंटन नियम कहलाता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन से वेग की किसी घटक के लिए बंटन वितरण, ठीक है, प्रायिकता के रूप में। सिमिलरली एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वी वाई डी वी वाई। ये जब आप फाइंड आउट करोगे तो एक्स से और जेड से आपको कोई लेना देना नहीं है, फिर वही आएंगे दोनों, एक्स वाले के लिए जेड वाले के लिए, और पावर कितनी हो जाएगी, कम, कितना एम अपॉन 2 पाई के टी पावर हाफ माइनस एम वी वाई स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी वी वाई। और एफ जेड डी वी जेड, ये डी वी वाई एम अपॉन 2 पाई के टी पावर हाफ ई की पावर माइनस एम वी जेड स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी वी जेड। ये तीनों कंपोनेंट के लिए आपके पास आ गया। ठीक है, क्या बताता है ये वितरण नियम, प्रायिकता। फिर मैं याद दिला रहा हूं, बार बार लिखने का मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ जब भी आपको मिल जाए इसका मीनिंग है वो आपके दिमाग में गूंजे। प्रायिकता किसकी, कंपोनेंट की यहां से यहां तक होने की। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है यहां, इसमें एक छोटी सी वैल्यू और अपन फाइंड आउट करते हैं इस फंक्शन की, जो फंक्शन आपने माना था किसमें, एफ वी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होगी, एम अपॉन 2 पाई के टी पावर हाफ
माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 KT, डी वी एक्स नहीं लेंगे, ठीक है ना। कई बार अपन गलती कर बैठते हैं, इसको क्या कहोगे मुझे बताना जरा एक बार, फिर क्या गलती होती है मैं बताऊंगा। क्या बताता है ये वाला सिंपल एफ वी एक्स, सिंपल एफ वी एक्स क्या बताता है, क्या बोल देते हैं जनरली, ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते एक तरह से फंक्शन है। क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है किसकी, कितना होने की, वी एक्स होने की। यही गड़बड़ होती है, ये जो फंक्शन है वी एक्स होने की प्रोबेबिलिटी नहीं बताता एक्चुअल में, ये प्रोबेबिलिटी बताता है आपके पास एफ वी एक्स आया कहां से, हमने कहा ना एफ वी एक्स डी वी एक्स अपॉन डी वी एक्स, यहां से एफ वी एक्स आया है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसी इंटरवल के लिए, और हमने उस इंटरवल से क्या कर दिया है, डिवाइड। तो अब क्या हो गई ये प्रोबेबिलिटी पर इंटरवल, किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जरूर है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो वेलोसिटी के कंपोनेंट का फंक्शन है, लेकिन पर यूनिट इंटरवल है। तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट इंटरवल, प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो है, वीएक्स का भी है, लेकिन ये नहीं कि आप ये कह सको इसकी वीएक्स की प्रोबेबिलिटी है ना, ये वीएक्स पर प्रोबेबिलिटी है वीएक्स होने की ना, इसके जस्ट आसपास वाला जो इंटरवल है आपके पास, उस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये वाला, पर इंटरवल, पर यूनिट इंटरवल, ठीक है। हाँ, अब इसकी डायमेंशन क्या होंगी फिर, आप कहोगे सर ये तो डायमेंशन लेस हो गया, ये तो क्या हो गया, हाँ नहीं, लेकिन डायमेंशन लेस हुआ नहीं, इसको आपने क्या कहा था, पीएक्स, पीएक्स मतलब प्रोबेबिलिटी, कहा था ना, प्रोबेबिलिटी की तो यूनिट आपके पास कोई नंबर आएगी, कोई यूनिट नहीं है, लेकिन पर इंटरवल ये क्या है, ये मीटर पर सेकंड में है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है, तो इसकी जो यूनिट होगी एफ एक्स की, एफ वी एक्स की यूनिट क्या होगी, सेकंड पर मीटर, याद रखना, गड़बड़ मत करना यहां पे, आपसे बहुत आशा है ना, गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आया अपने पास उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, सपोज एक्स कंपोनेंट के लिए ले रहे हैं तो वी एक्स, और इस तरफ क्या लोगे माइनस वी एक्स, जीरो से शुरू कर रहे हो, इस पे एक्सिस पे क्या लोगे, सपोज नंबर के फॉर्मेट में एन वी एक्स अपॉन डी वी एक्स, ये ले लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स इंटरवल पर यूनिट इंटरवल डी वी एक्स, ये अपन बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का रहता है, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, देखो जरा क्या था, डी एन वी एक्स अपॉन डी वी एक्स क्या था, एम अपॉन 2 पाई के टी अंडर रूट इंटू ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 KT इंटू एन, यहाँ एन भी तो है, ठीक है, डी वी एक्स का तो अपन ने ले लिया, ये आता है अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है एक तरह से, ये कैसा फंक्शन है, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, आप चिर परिचित हैं इससे, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ा है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। होता कैसा है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है।
जिन वेलोसिटीज की 0 से vx तक होने की कोई प्रोबेबिलिटी है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास पर यूनिट इंटरवल पाए जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर पाए जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि सपोज अपने पास कोई इंटरवल होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये इंटरवल अपन सपोज चुने, कौन सा है, vx से कितनी वेलोसिटी, कंपोनेंट की वैल्यू कितनी, vx प्लस dvx। इस रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा पर यूनिट इंटरवल, क्या बताएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इंटरवल vx to vx प्लस dvx, ये बताएगा। तो अब इसमें एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि ये जो कर्व आपके पास आएगा किस किस के बीच है, ये बिल्कुल ध्यान दें, किस किस के बीच है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट इंटरवल और दूसरा वेलोसिटी कंपोनेंट के बीच है। तो कर्व के नीचे का जो एरिया होगा, जैसे इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इक्वल्स टू, आप कह सकते हो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, मोटाई कितनी इसकी dvx और ऊंचाई कितनी सपोज यहां तक की, यही है dnvx अपॉन dvx। मल्टीप्लाई करो दोनों के एरिया के लिए, dnvx अपॉन dvx इंटू क्या गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका वेलोसिटी कंपोनेंट कितना कितना है, vx से vx प्लस dvx। ऐसी मैं बहुत सारी स्ट्रिप काटूं और सब स्ट्रिप्स को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरे पास वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जिनकी वेलोसिटी कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। केवल और केवल अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन है ही अगर x डायरेक्शन में, यूं कहें कि हमने ऐसा ही सिस्टम लिया है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल x डायरेक्शन में ही है, तो वो जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी इसके वक्र के नीचे का कंप्लीट जो क्षेत्रफल होगा वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा उस केस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, अब अगर आप कहें कि सर ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रूप में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किसके बीच में आ जाता है, हाँ, प्रायिकता फलन जो अभी अपन ने पढ़ा, उस प्रायिकता फलन के रूप में जो वितरण है वो कैसा होगा, वितरण आरेख किसके बीच में लिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो ले रहे हैं वो किसके बीच, किसके फॉर्म में ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ले रहे हैं। चलो देखते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर्म में क्या होता है। इस पे क्या ले रहे हो, कंपोनेंट x वेलोसिटी का और इस पे माइनस ऑफ vx। फंक्शन क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहीं लिख दूं मैं, एफ वी एक्स कितना कितना एम अपॉन 2 पाई के टी पावर हाफ माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 के टी। केवल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ले रहे हैं अपन इधर, एफ वी एक्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फिर वही एम अपॉन 2 पाई के टी अंडर रूट, तो क्या है, एक सिंपल नंबर है और ये अपने पास सिंपल वही आ जाता है फिर से, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब यहां वही स्ट्रिप है और वही आप रेंज कहां से कहां तक, Vx से Vx प्लस dVx। सपोज पर्टिकुलर वैल्यू कितनी मान लें, एफ वी एक्स मान लें कोई इस पॉइंट पे, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप कितना, क्या बताता है, probability of particle having velocity component range from Vx to Vx plus dVx। probability
वेलोसिटी कंपोनेंट फ्रॉम Vx टू Vx प्लस dVx। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप काटो तो क्या आ जाएगा, इस कर्व के नीचे का कंप्लीट एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कर्व के नीचे का कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो वो कंप्लीट एरिया क्या देगा अपन को, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वी एक्स डी वी एक्स। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्स डायरेक्शन में ही है तो आपके लिए ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या देगा आपको, 1 देगा। अगर 3D में देखना चाहो तो एफ वी वाई एफ वी जेड को भी इंक्लूड कर लो, और 3D में भी आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। लेकिन इस वक्र के नीचे का जो कंप्लीट क्षेत्रफल है वो क्या बताएगा आपको, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि नेट जो प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल की माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की रेंज में वो कितनी रहेगी, यूनिट रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो 3D में जब बात करें तो इस वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या देगा आपको, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वी डी वी इक्वल टू 1। जहां डीवी क्या, एफ वी क्या है, एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड, और डीवी क्या है यहां पर, वॉल्यूम एलिमेंट जो आपके पास है, डीवी एक्स डीवी वाई और डीवी जेड, ये कंसिडर है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें आपको कहीं कोई गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, अब ये जो आपके पास फंक्शन आया था अभी, या डिस्ट्रीब्यूशन आया था सॉरी, उस डिस्ट्रीब्यूशन से को देखने से आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। किन किन का देखते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपने लिया वो क्या क्या सूचनाएं अपन को दे सकता है। छोटा ले लूं मैं, इजी रहेगा आपके लिए। ये वाला किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, Vx से इधर माइनस Vx की तरफ, एफ वी एक्स की बात अपन कर रहे थे, यही है ना। ग्राफ को देखने से पहली बात तो क्या पता चली, ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक है, दोनों तरफ एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। इस मैक्सिमम वैल्यू यहां रहेगी, एफ मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करोगे, डेल एफ वी एक्स ओवर डेल वी एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू 0। और खास बात, कहां पर 0 मिलेगा, सॉरी ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिलेगा, इसका मतलब फंक्शन का जो स्लॉप है वो 0 हो जाना चाहिए। या यूं कहें कि यहां से आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। मिलेगी, सॉरी स्पीड इसलिए कहा अपन ने, कंपोनेंट की बात करें ना, प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वी एक्स कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा। कंपोनेंट कितना होगा देख के बताओ, ग्राफ से, ग्राफ से देख के बता दो, सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा भाई, इसको सॉल्व करोगे एम अपॉन 2 पाई के टी लोगे अंडर रूट में ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 के टी बराबर 0 करोगे, ये तो कांस्टेंट है, ये भी मल्टीप्लाई में 2v मल्टीप्लाई में आएगा ई की पावर के माइनस 2v ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी इक्वल टू 0। एम अपॉन 2 पाई के टी रूट में ये तो 0 है नहीं, वी एक्स खुद क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है, वो 0 है नहीं, वो 0 हो गया तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं बचा आपके पास। ठीक है, क्या 0 हुआ फिर भाई, यहां से क्या आया, एम अपॉन 2 पाई के टी, अरे पेन हिलाओ चलाओ कुछ, कितना, माइनस 2vx ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 के टी, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो बचा कौन, ये मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड है, स्पीड यानी एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट की कर्व में पता नहीं चला क्या,
जहां पे फ्लैट हो जाए कर्व का स्लोप जो है वो फ्लैट हो जाए, कहां हो रहा है? इसको बाय डेफिनेशन क्या कहते हो? मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड के मैक्सिमम प्रोबेबल जो कंपोनेंट है उसको क्या कहते हो आप? कि वो वैल्यू जो मैक्सिमम पार्टिकल्स की हो वेलोसिटी की, वो वैल्यू जो मैक्सिमम पार्टिकल्स की हो। मैक्सिमम पार्टिकल्स वहां रहेंगी जहां उनका प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैक्सिमम हो। क्या हो? प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या हो? मैक्सिमम हो। कहां है? यही तो मैक्सिमम एरिया है। अरे इसकी जो हाइट होगी ना, इसकी जो हाइट वो पर्टिकुलर वेलोसिटी के आसपास वाले पर यूनिट इंटरवल में फंक्शन की आपको बताएगा कि प्रोबेबिलिस्टिक स्थिति क्या है उसकी, वो बताएगा। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस रीजन में, इस रीजन में है। वो पर्टिकुलर कहां पर? Vx बराबर 0 पर। फंक्शन की वैल्यू जहां मैक्सिमम है, या मैक्सिमम वो वैल्यू जहां रख सकता है वेलोसिटी कंपोनेंट की, वो कहां है? यहां ही तो है। फंक्शन वही तो बताता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस किस तरीके से वेग वितरण है, वेग कहां कहां कितना कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये बता रहे हैं। तो इसके आसपास पर यूनिट इंटरवल में इतनी वेलोसिटी हो सकती है, इतनी वेलोसिटी का इतनी प्रायिकता हो सकती है, यूं कहें इतनी वेलोसिटी की यहां के आसपास, इस 0 Vx बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है उसके आसपास, पर यूनिट इंटरवल प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। समझ गए? तो मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू कितनी है कंपोनेंट की? 0। सिमिलरली Vy का मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू 0, और सिमिलरली किसकी? Vz की मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू वो भी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो मुझे आप एक चीज बताओ जरा, आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू आई गई, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता दो। चलो, फंक्शन आपके पास है ही, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो कितनी होती है। फंक्शन जहां भी आपके पास दिया गया है, एफ वी एक्स जो होगा कितना होगा? m अपॉन 2 पाई के टी अंडर रूट इंटू ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 के टी। एफ वी एक्स मैक्सिमम 0 पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हाँ, एफ मैक्सिमम मिलेगा। 0 रख दो यहाँ पर, ये 1 हो गया। m अपॉन 2 पाई के टी अंडर रूट, यहाँ एफ मैक्सिमम कितना रहेगा? m अपॉन 2 पाई के टी अंडर रूट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान देना जरा इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप नोट करें इस बात को, क्या क्या सूचना देता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन की, या डिस्ट्रीब्यूशन ये जो आपके पास इस तरह का सा वितरण आपके पास मिलता है कि वेलोसिटी ये होने की प्रायिकताएं आपके पास हैं। एक तरह से प्रायिकता के फॉर्मेट में आपके एक पास एक व्यू है, वो किस किस पर डिपेंड करता है इन जनरल? तो देखो जरा, किस पे डिपेंड करेगा? मैक्सिमम एम पे और टी पे। ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपके पास है ही, तो इन पे डिपेंड करेगा। यानी हम इनकी वैल्यू अगर चेंज करें, जैसे एफ मैक्सिमम आपके पास है कितना? एम अपॉन 2 पाई के टी अंडर रूट पावर हाफ। कई बार आप ऐसा भी तो कहते हो, सर अंडर रूट में क्यों पावर हाफ लिखो, आदत पड़ी होती है ना, इसलिए। क्या देता है आपको रिजल्ट यहां से कि एफ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल है? हाँ, और किसके? अंडर रूट एम, मॉलिक्यूल का जो मास है उसके, और जो टेम्परेचर है गैस के मॉलिक्यूल्स का, गैस का टेम्परेचर है मॉलिक्यूल्स जिसमें हैं, उनका जो वैल्यू है उसकी 1 अपॉन अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे ही आप यहां से मास इंक्रीज करोगे, यानी ऐसी गैस आपने ले ली जिसके मॉलिक्यूल्स का मास क्या है? ज्यादा है ना, हैवी मॉलिक्यूल्स की गैस ले ली, तो मास ज्यादा होगा, देन प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन वो भी क्या होगा? ज्यादा इंक्रीज करेगा। एम अगर डिक्रीज करोगे, देन एफ मैक्सिमम भी क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसको आप इस वे में समझ सकते हो कि ये जो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है इस तरह से कैसे है, ऐसा ही है ना। ये पीक वैल्यू आपके पास एफ मैक्सिमम के फॉर्मेट में है। कह रहा है कि हैवी जब गैस होगी, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स का वेट क्या होगा? हाई होगा, हैवी होगा, ज्यादा होगा। हल्के मॉलिक्यूल को गति देना ज्यादा इजी है या कम को? या यूं कहें कि अपने पास टेम्परेचर मान लो आपने फिक्स कर दिया,
ठीक है, तो और तो एफ मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर गया, प्रोपोर्शनल टू रूट एम पे। टेम्परेचर गैस का फिक्स है, एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक तरह का सा मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो वैल्यू होगी है ना, उसकी क्वांटिटी घट जाएगी। एम भारी होगा उसके लिए ये ज्यादा होगा, और हल्का होगा उसके लिए एफ मैक्सिमम क्या होगा, कम। क्यों, इस टेम्परेचर भी हल्के मॉलिक्यूल्स के पास यहां कुछ गति करने वेग है, मूवमेंट के लिए है, कुछ वेलोसिटी, मूव करेंगे अच्छे से, पड़े नहीं रहेंगे। लेकिन हैवी है वो क्या करेगा, अब कौन मूवमेंट करेगा, जान दो ना, के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन हैवी होगा। समझ गए, तो ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास रहेगा सिंपल वे में। हल्का मॉलिक्यूल है तो उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट की वैल्यू इधर भी होने की प्रायिकता ज्यादा रहेगी, ये जीरो के आसपास रहने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, ये सिंपल। अगर आप टेम्परेचर वेरी करवाते हो तो क्या स्थिति रहती है, टेम्परेचर अगर टी इंक्रीज करते हो देन एफ मैक्सिमम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टी डिक्रीज करते हो देन क्या होगा, एफ मैक्सिमम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। या दूसरे शब्दों में अपन इसको रिप्रेजेंट करके देखें तो कैसा होगा, तो देखो फंक्शन आपके पास अगर है तो आप अभी अभी कर रहे थे इसको, ये स्थिति आपके पास है वी एक्स माइनस वी एक्स, ये स्थिति आपके पास है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन, ये एफ वी एक्स इधर है, ये सपोज T1 टेम्परेचर पर है, किस पर है, मैं टी इंक्रीज करता हूं, एफ मैक्सिमम क्या होगा, डिक्रीज होगा। टी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो जीरो के आसपास वाले वेग की बजाय ज्यादा वेलोसिटी कंपोनेंट रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्या हुआ, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो यहां जीरो के आसपास थे अब उनके पास कुछ वेलोसिटी होगी, इसलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन इधर इंक्रीज होगा, और इधर क्या होगा, पीक वैल्यू डिक्रीज होगी। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का हो जाएगा आपके पास, ये बीच में रहेगा, ध्यान देना। ये स्थिति रहेगी, ये किस पे था, T1 टेम्परेचर पे, ये किस पे, T2 टेम्परेचर पे। अब मैं टेम्परेचर और इंक्रीज कर दूं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, और बढ़ने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लैट हो जाएगा, और फ्लैट होने का मतलब पीक वैल्यू जो है आपके पास वो डिक्रीज होगी, लेकिन बाकी की जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं वो बढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के। इसलिए क्या स्थिति रहेगी, ये स्थिति रहेगी, इसके लिए T3 के लिए क्या रहेगा, तीनों में रिलेशन T1 लेस देन T2, याद रखना पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। एक खास बात और देखी क्या, यहां से मैं ये बात लिख सकता हूं क्या कि sharpness of the curve proportional to 1 over temperature, बिल्कुल लिख सकता हूं क्या, चेक करना जरा। टेम्परेचर अगर कम है तो कर्व की जो शार्पनेस है वो क्या है, ज्यादा है, और टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो शार्पनेस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये भी ध्यान रखना जरा। सिमिलरली मास के फॉर्मेट में क्या करोगे आप, फंक्शन आपके पास दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, ये वाला Vx माइनस Vx एफ Vx 0 पर्टिकुलर मास के लिए m1 के लिए केस है, ठीक है। और आप जानते हो कि एफ मैक्सिमम जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू रूट एम होगा। एम मैं इंक्रीज करूं तो एफ मैक्सिमम क्या होगा, इंक्रीज, और मैं डिक्रीज करूं एम तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या स्थिति रहेगी, मान लो मैं एम क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं तो क्या स्थिति रहेगी, मास अभी बताया ना, टेंडेंसी क्या रहेगी मॉलिक्यूल्स की, अगर मास बढ़ गया तो मूवमेंट की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और मास अगर कम कर दिया तो मूवमेंट की टेंडेंसी बढ़ जाएगी।
तो मास अगर मैं कम कर दूं, मान लो, क्योंकि ज्यादा करूंगा तो उस कंडीशन में पीक ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने पतला बना दिया, कम करके देख लो, चलो बढ़ा के देख लो, तो क्या स्थिति रहेगी अगर मैं कम कर दूं तो, मास सॉरी बढ़ा दूं तो ये टेंडेंसी रहेगी, इसका मास m2 कह सकता हूं मैं। समझ रहे हो बात आप? ये सिमेट्रिक आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां क्या रहेगा m1 और m2 में रिलेशन, बताना जरा। m2 ग्रेटर देन m1, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो यहां शार्पनेस ऑफ द कर्व क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, या यूं कह सकते हैं कि अंडर रूट एम की बात नहीं करो तो आप यूं कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। वहां टेम्परेचर का अंडर रूट ले सकते थे, इसमें जो कह रहे हो आप, ये जो लिया आपने इसमें टेम्परेचर का अंडर रूट है बेसिकली तो, और यहां जो ले रहे हो ये बेसिकली क्या है, रूट एम जो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ, ये तो था, कौन सा बता दिया अपन ने, दो चीजें हो गई अपने पास अभी तक इसकी, कौन कौन सी हो गई? एक तो अपन ने प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर ली, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये आपके पास आ गई जब इसका डिस्कशन स्टार्ट किया हमने, पहला तो प्रोबेबिलिटी डिस्कशन, दूसरा हाँ मैक्सिमम वैल्यू आपके पास, मैक्सिमम कहाँ रहेगा, मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू आ गई, दूसरी बात डिस्कशन की होगी। और तीसरा डिस्कशन क्या हो गया आपके पास कि ये जो अधिकतम वैल्यू थी, दूसरा ही चल रहा है अभी, सॉरी दूसरा ही चल रहा है, दूसरे डिस्कशन में अपने पास ये चल रहा है कि जो पीक वैल्यू होगी आप मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू आपके पास, स्पीड तो आई गई या वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो आपके पास आ ही गया, तो हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी वो भी अपन ने डिफाइन कर ली। चलो आगे देखते हैं इसकी तीसरी कंडीशन क्या रहती है। तीसरी आपके पास है कि एवरेज वेलोसिटी अपन देखना चाहें तो क्या होगा, तीसरा डिस्कशन इसके बारे में करें, फंक्शन के बारे में। एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में भी लो तो भी इस, और 3D में लोगे तो आपके पास दोनों एक्सिस और दिखानी पड़ेंगे आपको, एफ वी एक्स और वी एक्स माइनस वी एक्स। बताना जरा एवरेज क्या रहेगा, ग्राफ देख के बता सकते हो, इधर वाली पॉजिटिव में कंपोनेंट और इधर वाले, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर जाने वाली स्थिति में रहेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट रखने का, उतने ही क्या मिलेंगे इधर प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, वी एवरेज या वी कितनी, कंपोनेंट फॉर्मेट भी लोगे तो वी एक्स, और ये किससे बताया आपने, ग्राफ से बता दिया, देख के बता सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपके पास हो और जब भी आपको किसी भी क्वांटिटी का एवरेज फाइंड आउट करना हो जो इससे रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, आपका जो सिस्टम है थर्मोडायनेमिक उससे रिलेटेड है, तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्मेट आपके पास है, तो लिमिट्स कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो क्वांटिटी आपके पास जिसका एवरेज ले रहे हो और उसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन से क्या कर दो, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये उस क्वांटिटी की क्या दे देगा, एवरेज वैल्यू दे देगा। अगर एक्स डायरेक्शन है तो, वाई है तो यहाँ वी वाई, और जेड है तो क्या हो जाएगा, वी जेड हो जाएगा। तो फाइंड आउट करो, देखें अपने पास यहाँ क्या है, इसकी जगह क्या है, वी एक्स अपन ले रहे हैं, सपोज वन डायरेक्शन के लिए कंसिडर करें, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी एक्स इंटू एम अपॉन 2 पाई के टी हाफ ए की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी वी एक्स। फाइंड आउट करो कितना आ गया, ये तो बाहर आ गया एम अपॉन 2 पाई के टी रूट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी एक्स ए की पावर माइनस अपॉन 2 के टी ये स्क्वायर डी वी एक्स।
फाइंड आउट करो कितनी वैल्यू आई। ठीक है, बताओ देखिए कितनी आई। अरे ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन हो गया ना, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना, 0 हो गया। तो अपने पास एवरेज वैल्यू वी एक्स की कितनी आ गई, 0। सिमिलरली एवरेज किसकी, वी वाई की, और सिमिलरली किसकी, वी जेड की, ये आपके पास आ जाती है। तो आप ग्राफ से भी बता सकते हो, इससे भी बता सकते हो। नेक्स्ट इस रिप्रेजेंटेशन के जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो अपन अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप इसको दोबारा एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है।